बेटा, कुछ तो शर्म करो। अभी तुम्हारी माँ मरी है और तुम अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपनी जवान बहन को घर में अकेली छोड़कर जा रहे हो। कुछ दिन तो उसके साथ रह लो इस घर में। मैं पूरे दिन बाहर काम करूंगा, वो बेचारी अकेली ऐसे रहेगी। कुछ दिन तो बारी बारी से रुक जाओ, मैं जल्दी उसकी शादी कर दूंगा, फिर चले जाना तुम लोग। मेरा क्या है, मैं तो अकेला भी रह लूंगा। बनवारी जी दोनों बेटे और बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोले। तो बड़ी बहू ने तपाक से कहा, नहीं पिताजी, मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि इनका तो ऑफिस है, ऊपर से बच्चे की पढ़ाई, उसका भी नुकसान होगा, इसलिए मैं तो नहीं रुक पाऊंगी। हाँ, छोटी अगर चाहे तो रुक सकती है, उसका तो कोई बच्चा भी नहीं है। ये सुनते ही छोटी बहू भड़क उठी। अरे वादी, ऐसे कैसे कह दिया आपने, बच्चा नहीं है? अरे बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पति तो है, वो भी तो ऑफिस जाते हैं, उनको भी तो चाय नाश्ता खाना देना होता है। अब क्या ऑफिस से आकर खुद का खाना खुद बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, साफ सफाई करेंगे? नहीं बाबा, इन्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता है, भूखे रह जाएंगे, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। दोनों ही बहुएं आपस में ही लड़ने लगी, तो बनवारी जी आशा भरी नजरों से अपने बेटों की ओर देखने लगे। लेकिन बहुओं के साथ साथ दोनों बेटों की भी आपस में बहस होने लगी। लड़ाई बढ़ गई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। अंत में बड़े बेटे सुनील ने कहा, एक काम करते हैं, सारी प्रॉब्लम रवीना को लेकर हो रही है, तो हम रवीना को ही अपने साथ ले चलते हैं। तब तक पिताजी जल्दी से जल्दी उसके लिए लड़का ढूंढकर शादी तय कर लेंगे। क्यों पिताजी, ठीक है ना? भाई की बात सुनकर रवीना वही खड़ी होकर रोने लगी। वो अपने पिताजी को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही थी कि पिताजी मना कर दें, मैं नहीं जाने वाली इन लोगों के साथ। लेकिन बनवारी जी कुछ भी नहीं बोले। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चले गए। बेटे और बहुएं भी अपने अपने कमरे में चले गए। रवीना अकेली खड़ी रोने लगी। एक तो उसकी माँ चली गई, माँ के जाते ही भाई भाभीओं ने अपना रंग दिखा दिया। रोते हुए रवीना पिताजी के कमरे की ओर गई। बनवारी जी सर पकड़े बैठे थे, आंखों में आंसू थे। रवीना को देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, तू सोने नहीं गई? पिताजी मैं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज मना कर दो, मैं उन लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। भाभियां तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन भाइयों का रवैया भी तो देखा है ना आपने। जब वो आपके ना हुए तो भला मेरा क्या होंगे? माँ के जाने का गम उनके चेहरे पर जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नहीं रह सकती पिताजी, प्लीज मुझे मत जाने दो। आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, छोटी बच्ची नहीं हूं, रह लूंगी मैं। बेटी की समझदार भरी बातें सुनकर बनवारी जी रोने लगे। उन्होंने रवीना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब जाओ बेफिक्र होकर सो जाओ। रवीना चली गई। अगले दिन सुबह ही दोनों बेटे बहुएं अपना अपना सामान निकाल कर बाहर रखने लगे, तो बनवारी जी चुपचाप बैठे बैठे उन्हें देख रहे थे। तभी सुनील ने कहा, अरे रवीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बोला था ना तुम्हें कि सुबह 7 बजे ही निकालना है, ट्रेन का समय हो गया है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। रवीना अपने पिताजी की ओर देखने लगी, तो बनवारी जी ने कहा, नहीं, रवीना कहीं नहीं जाएगी, तुम लोग जाओ। हाँ तो ठीक है ना पिताजी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हमने तो भाई बोल दिया था रवीना चल पड़ेगी, फिर आप टेंशन फ्री होकर आराम से रहोगे। अब नहीं भेजना चाहते हो तो आपकी मर्जी, चलो जी, हमारी तो ट्रेन का टाइम हो गया है। कहते हुए बड़ी बहू सुमन सबको लेकर चली गई। बनवारी जी की आंखों में आंसू लिए बच्चों को जाते हुए देखते रहे। बेटों ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। रवीना पिताजी के साथ अकेली रह गई। अब बनवारी जी बेटी को अकेला घर में छोड़कर ऑफिस में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी छुट्टियां बढ़ाते जा रहे थे। पूरा घर अकेले खाने को दौड़ रहा था। माँ के जाने के बाद रवीना भी काफी गुमसुम सी हो गई थी। बस दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 2 दिन बाद ही गांव की एक अम्मा जी, जो रवीना की माँ कौशल्या जी के साथ अच्छी बनती थी, वो रवीना से मिलने आई। माँ के जाने के बाद एक वो अम्मा जी ही थी जिन्हें रवीना अपना दुख सुख बताती थी। अम्मा जी ने बनवारी जी को समझाते हुए कहा, बेटा कब तक तू कौशल्या के जाने का दुख मनाता रहेगा? अगर तू ही अपने आप को कमजोर कर लेगा तो रवीना का क्या होगा? उसके बारे में भी तो सोच। अम्मा जी, उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, तभी तो कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अकेले कैसे छोड़ जाऊं? बहू बेटों की तो हालत सुन ही चुकी हो आप। अरे मैं तो हूं ना,
जो नहीं है उनके लिए क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी रवीना को। मैं रहूंगी उसके साथ। तू रवीना की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। तू कल से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दे और आगे की सोच। मैं पूरे दिन रवीना को अपने पास रखूंगी। तभी अम्मा जी की बात सुनकर बनवारी जी कुछ सोचते हुए अगले दिन से ऑफिस जाने लगे। अम्मा जी पूरी तरह से रवीना का ध्यान रखती थी। बनवारी जी के जाने के बाद वो जाकर खुद ही पूरे दिन रवीना के साथ रहती, जब तक कि बनवारी जी वापस ना आ जाते। बनवारी जी ऑफिस में अपनी जान पहचान वालों से रवीना के लिए लड़का देखने के लिए बोलने लगे। उन्हें एक लड़का मिल भी गया, जो कहीं दूसरे शहर का था, लेकिन यहाँ पर किराए का मकान लेकर नौकरी करता था। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी। बनवारी जी को रोहित देखते ही पसंद आ गया। बातचीत करके उन्होंने रोहित की शादी रवीना से तय कर दी। आज कौशल्या जी को मरे हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। 6 महीने में बनवारी जी पूरी तरह से पत्थर बन चुके थे और बेटे बहू जाने के बाद ना तो एक बार भी पलटकर वापस घर आए और ना ही कभी फोन पर हाल चाल लिया। यहाँ तक कि रवीना की शादी की भी चिंता उन्हें नहीं थी। बनवारी जी ने एक दो बार फोन किया भी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। ये कहते हुए फोन रख दिया कि ऑफिस के काम में बिजी है। रवीना की शादी तय हो गई थी। बनवारी जी ने जानबूझकर दोनों ही बेटों को शादी के बारे में नहीं बताया। जब शादी को 4 दिन रह गए तो उन्होंने व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड के साथ मैसेज डाल दिया कि अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो शादी में आ जाना। जबरदस्ती छुट्टी लेकर आने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सब कुछ अकेले कर लिया, वैसे आगे भी देख लूंगा। मैसेज पढ़ते ही दोनों बेटे अगले ही दिन घर आ गए और आते ही बनवारी जी पर बरस पड़े। पिताजी, ये क्या तरीका है? ये क्या मैसेज छोड़ा है आपने? हम पराए थे क्या, जो शादी के 2 दिन पहले हमें मैसेज किया? हाँ तो क्या करता? कौन सा फर्ज निभाया तुम लोगों ने बेटे होने का? किस हक से तुम लोगों को बुलाता? तुम्हारी माँ के जाने के बाद एक बार भी तुम दोनों ने पलट के अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो जिंदा है या मर गए। यहाँ तक कि एक बहन थी, उसके बारे में भी तुम लोगों ने पूछा तक नहीं। फिर कौन से फर्ज की बात कर रहे हो तुम लोग? तुम बहन की शादी में आए हो। घर की शादी है और घर की बहुएं ही नहीं आई। अपनी अपनी पत्नियों को छोड़कर कौन सी जिम्मेदारी निभाने आए हो तुम लोग? फिलहाल तो बनवारी जी ने रवीना की शादी अपने बलबूते पर की। एक भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटों को नहीं दी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। रवीना अपने ससुराल चली गई। शादी के अगले दिन ही दोनों बेटों ने बनवारी जी से कहा, पिताजी अब तो रवीना भी चली गई। हम यहाँ रहते नहीं हैं। हमारा अपना खुद का घर हो गया है। तो इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहोगे? या तो आप ये घर और सब कुछ बेचकर हमारे साथ चलेंगे, या फिर इस घर को किराए पर उठा देते हैं। बेटों की बात सुनकर बनवारी जी चीख पड़े। शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने घर बेचने की बात की भी कैसे? इस घर को तुम्हारी माँ ने कितना सहज के बनाया था। ये मेरे खून पसीने की कमाई से बना है। तुम्हारी माँ का सपना है ये। जरा भी संकोच नहीं हुआ ये बोलते हुए कि ये घर बेच दो। तुम लोगों को मेरी और इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ। मैं खुद को और अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। बनवारी जी की बात सुनकर दोनों बेटे बनवारी जी से गुस्सा होकर चले गए। अब बनवारी जी बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। अब तक तो रवीना कुछ सहारा थी, लेकिन अब ये घर बिल्कुल उन्हें काटने को दौड़ रहा था। तो अम्मा जी कभी कभी बनवारी जी का हाल चाल लेने आ जाती थी। रवीना के जाने के बाद उनका भी आना जाना कम हो गया था। एक दिन बनवारी जी ने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी अब घर में रहना मुश्किल है। घर काटने को दौड़ता है। बेटों ने तो कह दिया या तो घर बेचकर उनके साथ रह लो या घर को किराए पर दे दो। लेकिन उनके साथ तो मैं रहने नहीं वाला। सोच रहा हूँ किराए पर ही दे दूं। लेकिन किराएदार भी ना जाने कैसा मिलेगा। अगर पीने वाला मिल गया तो उसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बनवारी जी की बात सुनकर अम्मा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बनवारी बेटा बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब तुझे घर किराए पर देना ही है तो अपनी बेटी को ही दे दे। वो भी तो इसी शहर में किराए पर ही रही है ना। कम से कम इसी बहाने तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और 2 टाइम की रोटी भी ढंग से मिलती रही। अम्मा जी की बातें सुनते ही बनवारी जी के चेहरे पर चमक आ गई। सच में अम्मा जी, आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन अम्मा, बेटी को किराए पर क्यों? ये घर उसका भी तो है, वो यहाँ भी तो रह सकती है।
इतना बड़ा घर खाली पड़ा हुआ है और वो किराए पर रह रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही रवीना को बोलता हूँ। बड़ी खुशी मन से बनवारी जी ने रवीना को यहाँ पर आकर रहने के लिए कहा। पहले तो रवीना ने मना किया, लेकिन फिर बनवारी जी की हालत देखकर उनकी बातें सुन पति के साथ वहीं पर आकर रहने लगी। अब बनवारी जी के दिन आराम से निकल रहे थे। घर में बेटी दामाद भी थे, थोड़ी सी चहल पहल भी थी। तभी अचानक एक दिन सुनील का फोन आ गया और वो गुस्से से बोला, पिताजी आपने किससे पूछकर रवीना को इस घर में रखा है? अगर ऐसे ही साल 2 साल वो दोनों यहाँ पर रह गए तो उसका पति तो अपना हक जमाने लगेगा ना। ये क्या तरीका है? आप उन दोनों को बोल दीजिए अपना अलग से कहीं घर लेकर रह जाएंगे। आपको कोई और किराएदार नहीं मिला जो बेटी दामाद को लाकर बिठा दिया। सुनील की बातें सुनकर बनवारी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से फोन काट दिया। बार बार बेटे का फोन आता ही जा रहा था, कभी छोटे बेटे का तो कभी बड़े बेटे का, कभी दोनों बहुओं का। बहुएं भी इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी जैसे वो उसके ससुर नहीं, कोई दुश्मन हो। जब बेटे और बहुओं के कहने के बाद भी बनवारी जी ने रवीना को अलग नहीं रहने दिया, तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं खुद ही घर आ गए। बड़ी बहू बनवारी जी से कहने लगी, पिताजी उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। क्या तुम्हारा? कितनी बार आपको बोला कि ऐसी हरकतें मत करो जो भविष्य में जाकर तकलीफ दे। रवीना को तो हम जानते हैं, लेकिन उसका पति अगर हक जमाने लगेगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। छोटी बहू भी बोल पड़ी, हाँ पिताजी, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम अपने हिसाब से उसे बेचे या किराए पर दें। कम से कम हमारा तो रहेगा, उसे खोने का डर तो नहीं बना रहेगा। हाँ पिताजी, छोटी सही कह रही है। आप हमें हमारा हिस्सा दे दो, और वैसे भी हम यहाँ अपना हिस्सा लेने ही आए हैं। बहू की बात सुनकर बनवारी जी ने बेटों की ओर देखा। रवीना भी वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। रवीना के पति ऑफिस गए हुए थे। बनवारी जी ने बेटों से कहा, सुनील और अनिल, ये बहुएं जो कह रही हैं, क्या तुम लोग भी वही चाहते हो? हाँ पिताजी, फालतू में झंझट पालने से अच्छा है कि हम अपना सारा कुछ समेट ही लें। तो सही है, वैसे भी आज नहीं तो कल ये सब कुछ तो हमारे ही नाम होना है। इससे अच्छा है कि अभी कर दीजिए। छोटे बेटे ने भी बड़े भाई की हाँ मिलाई। अच्छा, तो फिर तुम लोग इस घर को बेचोगे? पिताजी, वो तो हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। फिलहाल तो आप बस बंटवारा कर दीजिए। सुनील ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। तो बनवारी जी बोले, ठीक है, देखता हूं मैं। कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चले गए और अपनी पत्नी कौशल्या जी की फोटो के आगे रोते हुए बोले, देखा भाग्यवान, देखा हमारे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे सपनों के घर को बेचने की बातें कर रहे हैं। उस घर को, जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जीवन की खून पसीने की कमाई लगा दी। तुमने इस घर को बनाने के लिए कितनी तपस्या की थी। आज इस घर की कीमत तुम्हारे बच्चों की नजरों में कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से रवीना भी आई। पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, पिताजी आप प्लीज रोइए मत। आप उन लोगों को जो चाहिए दे दीजिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही रोहित को बोलकर कहीं दूसरी जगह किराए का घर देख लेती हूँ। आप हमारे साथ में रह लेना, कम से कम इस झंझट से दूर तो रहेंगे। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारे बाप के कंधों में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने लिए खड़ा हो सके। मैं भी खुद पूरे परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। तुम चिंता ना करो, और तुम्हें कहीं भी किराए का घर लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा कल देखा जाएगा। अभी जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। पूरी रात बनवारी जी सोए भी नहीं। उनके मन में उथल पुथल मच रही थी। हजारों सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने थे। आखिरकार बेटे बहुओं की बातें याद कर बनवारी जी ने अपना फैसला ले लिया और अगले दिन सुबह सुबह ही वकील को बुलाया। वकील को देख दोनों बेटे बहू भी पास में आ गए। दोनों ही बहुत खुश थे। आज उन्हें उनका हिस्सा मिलने वाला था। बेटे भी 2 दिन के बाद जाने का टिकट करने के चक्कर में थे। बनवारी जी ने वकील से कहा, वकील साहब, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के कागज आपके पास है। ये मेरे 2 बेटे हैं। आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दीजिए, और मेरी जितनी भी जमीन है, दुकान है, खेत है, वो सब 3 हिस्सों में बांट दीजिए, सिवाय इस घर के। इतना सुनते ही बनवारी जी की दोनों बेटे और बहू तुरंत ही बोल पड़े, अरे पिताजी,
3 हिस्सा किस लिए? आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर तीसरा किस लिए? छोटी बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और क्या पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तीसरा हिस्सा किसके लिए है? और ये घर का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इतना बड़ा घर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो? बनवारी जी ने कहा, तीसरा हिस्सा मेरा है। और रही बात इस घर की, तो ये घर पुश्तैनी तो है नहीं, मेरा खुद का बनाया हुआ है। इसलिए ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। मेरी जितनी भी पुश्तैनी जमीन है, वो सब मैं तुम लोगों के नाम करूंगा। लेकिन ये घर मैं टुकड़ों में नहीं बांटूंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी के सपनों का घर है। ये तो गलत बात है ना पिताजी? ये तो आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो पंचायत बुलाएंगे, इसके लिए सब चीज में बराबर बराबर 2 ही हिस्से होंगे, तीसरा नहीं। तीसरा हिस्सा लेकर ही क्या करेंगे आप? मुश्किल से 2-4 साल जिएंगे, फिर आखिर में ये हमारे ही पास आएगा ना? तो इसकी क्या जरूरत है? बड़ी बहू बेशर्मी से ने कहा। तो बनवारी जी बोले, बहू चाहे मैं 2 साल रहूं, 2 दिन रहूं या 2 घंटे, तीसरा हिस्सा मैं अपनी बेटी को दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये घर मेरी पत्नी का सपना था, उस सपने को मैं उसकी बेटी को दूंगा। इसके लिए तो तुम्हारी पंचायत भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और रही बात कोर्ट कचहरी की, तो तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो। कोई भी कोर्ट कचहरी जबरदस्ती हिस्सा नहीं दिलवा सकती। जो मिल रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो ये सब भी मैं रवीना के नाम कर दूंगा। तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। आज पहली बार बनवारी जी का गुस्सा देख दोनों बहुएं डर गई। तभी बेटों ने कहा, पिताजी ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कैसे बच्चे? कौन से बच्चे होने का फर्ज निभाया है तुम लोगों ने? अरे, हमने कोई पाप किया था जो तुम जैसी औलाद पैदा हुई? माँ के जाने के बाद एक बार भी तुम लोगों ने पलट कर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप जिंदा है या मर गया। एक जवान बहन घर में पड़ी थी, उसके बारे में भी नहीं सोचा। पिछले 6 महीने में एक फोन तक नहीं किया तुम लोगों ने। और आज जब मेरी बेटी सेवा कर रही है, तो तुम्हें जलन हो गई और तुम सबके पास टाइम हो गया। यहाँ तक कि रवीना की शादी में तुम्हारी पत्नियां भी नहीं आई। और आज हिस्सा लेने देखो कैसे बढ़ चढ़ के आई है। जिस तरीके से मुझसे बातें कर रही है, ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी बात ना करे। सिर्फ खून का रिश्ता होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। तुम लोगों को जो दिया जा रहा है, चुपचाप से ले लो, नहीं तो अभी के अभी मैं सब कुछ रवीना के नाम कर दूंगा। और इसके लिए मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बताओ, लेना है या खत्म करूं कहानी? तभी बेटे और बहू को लगा कि कहीं सच में गुस्से में आकर पिताजी सब कुछ रवीना के नाम ना कर दें। इसलिए जो मिला वो लेकर चुपचाप चलते बने। बनवारी जी ने अपना घर और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी रवीना के नाम कर दी और रवीना के साथ ही अपने दिन काटने लगे। तो दोस्तों, बनवारी जी ने अपने बेटे बहू को जायदाद में हिस्सा देकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।